Welcome to this channel. Here is Amna, and in this video we'll try and understand about the factors affecting the enzyme. This is the most important topic because the enzymes are sensitive to the temperature and the pH and the water concentration and the radiations and the concentration of the coenzymes, activators, inhibitors, and also they are dependent upon the concentration of the substrates. So let's start this. यस तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अपने दिमाग में ब्रेन में मेमोराइज़ करने के लिए कि एंजाइम जो है वो अफेक्ट होता है कुछ एक्टिविटीज़ कुछ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन की वजह से। पहले तो वो पीएच सेंसिटिव होता है। आप देखोगे कि एंजाइम के पास जो है जैसे कि पेप्सिन है, पेप्सिन की जो पीएच होती है 1.4 तकरीबन इतनी। हमने पिछली वीडियोस में जो है इसकी पीएच ऑप्टिमम पीएच के बारे में और कुछ बेसिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है। तो उसमें आप देखोगे कि ऑप्टिमम पीएच वहाँ पर ज़रूर होती है क्योंकि एंजाइम्स अपनी पीएच पर बहुत डिपेंडेंट करते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन पर भी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी। ठीक है, आपने देखा होगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एंजाइम की कंसंट्रेशन इतनी ही है जितनी पहले थी। मतलब एक क्लास है, ठीक है, उसमें सीट्स 12 हैं, ठीक है, 12 के 12 स्टूडेंट्स आ गए, फिट हो गए। अब ना चेयर्स बढ़ रही हैं मगर स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। 12 से अब 15 हो गए, अब 3 की जगह नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर सबस्ट्रेट बढ़ रहा है एंजाइम वहीं का वहीं है, मतलब उतनी ही तादाद है, एंजाइम नहीं बढ़ा। और फिर सबस्ट्रेट का इफेक्ट जो है वो फिर नेगेटिव होगा, फिर इन्वर्स रिलेशन होगा, फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा नहीं बल्कि कम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से एंजाइम की कंसंट्रेशन भी सेम तरीके से डिपेंडेंट है। इनहिबिटर्स जो इनहिबिट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, या एंड प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इनकी एक्टिविटी पर भी जो है एंजाइम की एक्टिविटी बहुत डिपेंडेंट होती है, एक्टिवेटर्स पर, रेडिएशंस पर और टेम्परेचर पर। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी है कि एक क्लास है उसमें 12 चेयर्स हैं, 12 चेयर्स में 12 स्टूडेंट्स आ गए, वो बैठ गए, वो अब क्लास फिल हो गई। अब 3 स्टूडेंट बाद में आ गए तो अब 3 की जगह नहीं है। अब ये क्लास के इन्वायरमेंट पर एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। अब टीचर को जो है वो मैनेज करना पड़ेगा चेयर्स को भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है, एंजाइम कंसंट्रेशन उतनी है, सेम है, कांस्टेंट है, तो फिर क्या होता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन पर ये असर डालता है। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है एट लो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अगर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की लो है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। अब जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट आता जाएगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। बट अब जैसे कि क्लास में 2-4 स्टूडेंट्स हैं तो टीचर को अमूमन उसमें पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। जितने ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ते जाते हैं, आते जाते हैं, उतना ही जो है वो टीचर और स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद, उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट मतलब होता है आराम से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा है, कम है, ठीक है, यहाँ पे कम है, तो जितना आता जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। मगर अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन सेम है, कांस्टेंट है, और सबस्ट्रेट बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंजाइम की कंसंट्रेशन से भी, तो फिर क्या होता है कि इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर वो टाइम आ गया है कि यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। ठीक है, जब ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ते इतनी हद तक पहुँच जाएगी कि ये एंजाइम से भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये एक कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी किस पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर, एंजाइम के। ठीक है,
अगर हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन देखें तो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एंजाइम, एक स्पेसिफिक टाइम और एक एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें ये पॉजिटिव रोल प्ले करता है। If the amount of enzyme is increased by twofold, the rate of reaction is doubled. अब हम बढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये बात याद रखने की है कि 0 सेंटीग्रेड पर एंजाइम्स जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, मगर उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। 37 सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है, हाई एक्टिव टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड, और सारे के सारे एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे 100 सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंट्रोल होता है। कंट्रोल रिएक्शन में इंक्रीज इन टेम्परेचर बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो इंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, मगर सर्टेन लिमिट का 37 सेंटीग्रेड जो कि ऑप्टिमम लिमिट है यहाँ तक। ठीक है, पीएच बहुत स्पेसिफिक होते हैं। पीएच के हर एंजाइम की अपनी अपनी पीएच होती है, हर एंजाइम अपनी अपनी पीएच के आदी होते हैं। जैसे कि पेप्सिन है जो कि स्टमक में रिलीज़ होता है, उसकी पीएच 1.4 होती है। इसी तरीके से हर एंजाइम की पीएच अपनी अलग अलग होती है। अब हम पढ़ते हैं को एंजाइम्स एंड को फैक्टर्स। उसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट लेट्स रिपीट दैम कि दोनों ही जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। सही, इनके बारे में खासियत ये है, या एक सिमिलर पॉइंट हम कह सकते हैं कि दोनों ही क्या है, हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट्स है। को एंजाइम के बारे में हम कह सकते हैं कि दे आर वाइटामिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर 2 चैप्टर में पढ़ा था कि NAD के बारे में, निकोटिनामाइड एडिनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है, एक को एंजाइम है। को फैक्टर्स हमारे पास जैसे कि इनऑर्गेनिक मैग्नीशियम आ गया, क्लोराइड आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, आयंस आ जाते हैं जो कि को फैक्टर्स होते हैं। और को फैक्टर दोनों ही वैसे नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, और ये दोनों का काम ये होता है कि हेल्प करना एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में। अब ये मॉलिक्यूल या तो समझे को फैक्टर है या को एंजाइम है। जब ये लगता है तो फिर क्या होता है, सबस्ट्रेट को जगह मिल जाती है एक स्पेसिफिक अटैच होने के लिए। ठीक है, तो ये तो वैसे नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये सिर्फ सारा का प्रोटीन पार्ट है। तो ये क्या है, एपो एंजाइम है, एपो एंजाइम। ठीक, एपो एंजाइम। अब यहाँ पर अगर हमारा इस तरीके का सबस्ट्रेट अगर लगेगा तो यहाँ पर ये स्पेस खाली रह जाएगी। तो जब ये स्पेस खाली रह जाएगी तो कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि को फैक्टर या को एंजाइम आर द ब्रिज बिटवीन द एंजाइम्स एंड द सबस्ट्रेट। ये एक ब्रिज का काम करते हैं। जैसे कि रोड होता है ना, एक रोड ब्रिज दूसरे रोड से कनेक्ट करती है। अब को फैक्टर या को एंजाइम क्या करेंगे, ब्रिज जैसा काम करेंगे किसको, सबस्ट्रेट और एंजाइम को आपस में मिलाने के लिए। अब ये तो है एपो एंजाइम। अब जैसे ही को फैक्टर या को एंजाइम यहाँ पर अटैच हो जाता है तो इनकी एक्टिविटी पूरी हो जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अब इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इनहिबिटर्स ये भी केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्ट इन प्लेस ऑफ अ, सॉरी, let me select a perfect pen. Yes, an inhibitor is a chemical substance which can react in place of a substrate with the enzyme but is not transformed into the product. Right? ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि अगर ये एंजाइम है उसकी एक्टिव साइड पर क्या आ जाते हैं, इनहिबिटर्स अटैच हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को आने से, फिर जो सबस्ट्रेट है उसको आने से यहाँ पे रोकते हैं। और फिर जाहिर है सबस्ट्रेट जब नहीं होता, इनहिबिटर्स होते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास, एंड प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो होती है। ठीक है, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर लेते हैं। कुछ पॉइजन, साइनाइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीमेटाबोलाइट्स और ड्रग्स ये इनहिबिटर्स का काम करते हैं। दो तरीके के होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर, रिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर आप नाम से मालूम हो जाएगा कि ये रिवर्स हो सकते हैं, मतलब अपनी जगह को छोड़ सकते हैं, छोड़ नहीं सकते, इरिवर्सिबल है। ठीक है, और रिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं जो कि मतलब एक छोड़ सकते हैं अपनी जगह को। इरिवर्सिबल इनहिबिटर दे चेक द रिएक्शन rate by occupying the active site or destroying the globular structure.
सिंपल सी बात है, जब इरिवर्सिबल आता है तो उसको एंजाइम को तब तक नहीं छोड़ना जब तक उसको उसके ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके ही फिर छोड़ता है। ऑन दी अदर हैंड रिवर्सिबल रिएक्शन इनहिबिटर जो है इसके पास वीक लिंकेजेस होते हैं और एंजाइम को वो जो है वो फिर छोड़ देता है। अब रिवर्सिबल के भी दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होता है जो कि एक्टिव साइट पर ही हमला करता है, जहाँ पर सबस्ट्रेट ने डलना होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है कि अदर देन द एक्टिव साइट, जहाँ पर सबस्ट्रेट का कोई मुकाबला नहीं होता, मगर वहाँ पर वो क्या करता है, इनहिबिटर अटैच हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि एंजाइम है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का मिलना था, मगर यहाँ पर एक इनहिबिटर आ जाता है और इनहिबिटर अटैचमेंट करता है, जहाँ पर नो प्रोडक्ट बनती है हमारी। अब एलोस्टेरिक साइट के बारे में पढ़ते हैं। एलोस्टेरिक साइट हमारे पास ये वाली जो है, ये हमारे पास एलोस्टेरिक साइट होती है जो कि एंजाइम में मौजूद होती है। वहाँ पर जब रिएक्शन स्टार्ट होना होता है या रिएक्शन ख़त्म होना होता है तो वहाँ पर इनहिबिटर या एक्टिवेटर्स आकर लगते हैं। अब फॉर एग्जांपल रिएक्शन चलना होता है, आगे बढ़ना होता है, ठीक है, एंजाइम के ज़रिए, तो एक्टिवेटर्स वहाँ पर अटैच होते हैं। तो एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें चेंजेस लाते हैं अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, और जैसे ही सबस्ट्रेट के हिसाब से चेंजेस आती हैं तो सबस्ट्रेट वहाँ पर अटैच होता है, फिर जो हमारा प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद होता है। अब जैसे ही ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाता है तो उसी प्रोडक्ट में से कोई मॉलिक्यूल वहाँ पर इनहिबिटर का काम करता है एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होकर, और वो फिर क्या करता है, एक्टिव साइट को बिगाड़ देता है। यहाँ पे आप देखोगे एक्टिव साइट को बिगाड़ देगा, सबस्ट्रेट वहाँ पर अटैच नहीं होगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में प्रोडक्ट मौजूद होती है। ठीक है, तो ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन है, एलोस्टेरिक एक्टिवेशन है, क्योंकि ये एलोस्टेरिक साइट पर मौजूद है। फीडबैक इनहिबिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीडबैक इनहिबिशन से मतलब यह है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल से माइक्रोमोलिक्यूल्स बनती है, माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल, ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में बनती है, ठीक है, स्पेसिफिक क्वांटिटी में बनती है। जब आप वो भी एक रूम में बैठे होते हो तो आप स्विच ऑन करते हो बटन को, फिर एसी चलता है या आप फ़ैन चलता है, फिर जब आप चले जाते हो तो फ़ैन ऑफ कर जाते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमें भी स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए होती है हर मॉलिक्यूल की, हर सब्सटेंस की। जैसे कि प्रोटीन बन रही है तो प्रोटीन की भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक, जब जैसे कि मैं पढ़ा ना एलोस्टेरिक साइट पर इनहिबिटर्स उस प्रोडक्ट के ही आते हैं, लगते हैं, ठीक है, और वो फिर क्या करते हैं कि वो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, उसको चेंजिंग ला देते हैं ताकि जो सबस्ट्रेट है वहाँ पर अटैच ना हो पाए, ठीक है, वहाँ पे अटैच ना हो पाए। तो उसकी वजह से वो वहाँ पर रिएक्शन ख़त्म हो जाता है और हमारे पास एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में प्रोडक्ट मौजूद होती है। तो ये होती है स्पेसिफिक फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। यहाँ भी आप रिटन में देख सकते हो, एक्टिविटी ऑफ एवरी एंजाइम इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। सही, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाती है तो प्रोडक्ट ही जाकर उस एंजाइम को ब्लॉक करती है और उसकी जो एक्टिव साइट है उसको ही जो है वो चेंजिंग लाती है उसमें, ताकि ना ज़्यादा सबस्ट्रेट उस पर अटैच हो सके, ना ज़्यादा केमिकल ना रिएक्शन हो सके, और ना ही ज़्यादा जो है हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो सके। एक स्पेसिफिक हमारे पास एक क्वांटिटी में प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। ये हमारी बॉडी में होता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।